जी हां, 3 ही दिन में सामने आ गया जाति जनगणना ऐलान का काला सच। अखिलेश राहुल की सेना ने दौड़ाया, भागकर घरों में दुबके बीजेपी समर्थक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके समर्थक भागने और दौड़ने पर मजबूर हो गए? आखिर राहुल और अखिलेश की सेना ने किस बुनियाद पर बीजेपी को घेरा और उनको दौड़ा लिया? आखिर जाति जनगणना के काले सच के बारे में जो बातें कही जा रही थी, उससे आगे, उससे इतर कौन सा ऐसा काला सच आया जिससे भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष बैकफुट पर ढकेल रहा है? आखिर इस बीच में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और चुनावी राज्य बिहार में चल क्या कुछ रहा है जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी वाकई बैकफुट पर दिखाई दे रही है? मगर इस बीच में राहुल और अखिलेश का नया प्लान क्या है जिसके जरिए से उन्होंने एक अंदाज में मोदी और पूरी ब्रिगेड को उनकी जगह दिखा दी? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, एक तरफ जाति जनगणना का ऐलान और उस जाति जनगणना के ऐलान का क्रेडिट जिसकी होड़ में बीजेपी नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया। यह अलग बात है कि जिसका विरोध वो कर रहे थे उसको करने पर अब मजबूर हो गए। मगर वो मजबूर कैसे हुए दोस्तों? किस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सरीखे विपक्षी नेताओं ने किस अंदाज में मजबूर किया चौतरफा घेर कर? मगर दोहरा मापदंड तो देखिए कि इस ऐलान से सामाजिक न्याय करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्य में अभी भी दलित सांसद के साथ में घोर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही। रामजीलाल सुमन को आज उनके घर पर किस तरीके से अलीगढ़ जाने से रोक करके एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दरअसल वही सांसद रामजीलाल सुमन आगरा के, जिनके घर में घुस करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजातियों ने, करनी सेना ने जिस अंदाज में आक्रमण किया, उसकी तस्वीरें लोगों को विचलित कर रही थी। और ऐसे में अलीगढ़ घटना, जहां पर जिस अंदाज में पीड़ित परिवार के साथ में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उनसे मुलाकात करने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। मौके पर तैनात पुलिस फोर्स के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रामजीलाल मजबूरन कहते हैं, कहने के अलावा क्या कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से पुलिस फोर्स है। वो कहते हैं कि आप अपराधियों को खुली छूट दे रहे हो, मुझे घर से निकलने नहीं दे रहे, घर में अरेस्ट कर रहे हो, यह सब नहीं चल सकता। हमारे 4 लोग तलवार लेकर के ही हरि पर्वत थाने के सामने गुजरेंगे, मुझे मालूम है आप उनके साथ क्या करेंगे। ये जो कानून की परिभाषा, उसका जो डुअल कैरेक्टर है, ये नहीं चल सकता। कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, इस बीच में समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज ने मोदी योगी को निशाने पर लेते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, हाल में करनी सेना द्वारा सपा सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। यह मामला सत्ता संरक्षित दलित विरोधी मानसिकता का शर्मनाक उदाहरण है। दलित सांसद को धमकियां मिलना और सरकार की चुप्पी बेहद निंदनीय है। सत्ता दलितों की सुरक्षा को समझौता कर रही है, उनके साथ समाजवादी पार्टी अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ दलित समाज के साथ में मजबूती से खड़ी है। न्याय, समानता, गरिमा की लड़ाई में पूरी प्रतिबद्धता के साथ। यानी कि आप सामाजिक न्याय की बात मजबूरन माने, जाति जनगणना पर तैयार तो हुए, मगर आपके उस ऐलान के बाद भी दलितों के साथ में हो क्या रहा है उसकी मिसाल सपा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन ने, जिनके साथ में जो कुछ हो रहा है योगी मोदी राज में, उसको आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत, जिनके खिलाफ मानो कुछ संगठनों ने मोदी योगी से खुली छूट ले रखी हो, कैसे झुंड में जाकर के उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला किया और टिकैत की पगड़ी तक नीचे गिरा दी। यानी कि इतने संवेदनशील हालात में देश में उत्पात मचा है। आरोप है कि ये सब बीजेपी से जुड़े लोग हैं।
ऐसे में एक वीडियो जो कि चुनावी राज्य बिहार का बताया जा रहा है, जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो तो निंदनीय मगर कड़वा सच लोग बता रहे हैं, क्योंकि जनता में जमकर वायरल है, आपके सामने सोशल मीडिया पर तैर रहा, पब्लिक डोमेन में है। ये एजेंसियों का मामला है कि उसकी जांच करें उसमें क्या कुछ कहा गया, मगर देखिए उसको एक बार और अंदाजा लगाइए कि चुनावी राज्य बिहार में किस किस्म की इस वक्त स्थिति है, किस किस्म की भावना है। जैसे 40 जवानों का पोस्टर लगाकर ये वोट मांग रहा था 2019 में, वैसे ही ये शहीदों का पोस्टर लगाकर ये वोट मांगना चाहता बिहार में। ये इसकी साजिश है और यह देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक प्रधानमंत्री साबित हो रहा है। आम जनता के टैक्स के पैसे से नरेंद्र मोदी ऐश करेगा। 5-5 किलोमीटर का कॉर्डन ऑफ हो जाता है सुरक्षा में, आम जनता के लिए क्यों नहीं है? आम जनता की जान की कीमत इनके लिए कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी। और भाषण दे रहा है नरेंद्र मोदी जाकर, सारी सुरक्षा नरेंद्र मोदी को है, अमित शाह को है, डोभाल को है, राजनाथ सिंह को है और उनके 2 मित्र अडानी अंबानी को है। अगर अडानी अंबानी का बेटा होता तो क्या इस तरह सुरक्षा होती वहां पर? हेलीकॉप्टर लेकर अमित शाह उतर रहे हैं, वही हेलीकॉप्टर अगर 1.5 घंटे पहले हेलीकॉप्टर उतरते 10 लोगों की जान बचती कि नहीं बचती? तो देश के टैक्स पेयर का पैसे से तो अमित शाह हेलीकॉप्टर में उड़ेगा, नरेंद्र मोदी 80 हजार रुपए का मशरूम खाएंगे, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से जाएंगे। अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, जी डोभाल का इस्तीफा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। दोस्तों, इस बीच में साहब के जातीय जनगणना के ऐलान और उससे जुड़े हुए मुद्दे विवादों में आ गए। उनके ऐलान को छलावा बताते हुए देश की कुछ बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं महज ऐलान से कुछ नहीं होगा, उसमें सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्थिति के बारे में जब तक पूरा डेटा ना आ जाए और उसके हिसाब से, उनकी आबादी के हिसाब से उनको हर विभाग में जगह ना मिल जाए, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या मोदी जी का जातीय जनगणना वाला ऐलान भी महिला आरक्षण के ऐलान जैसा होगा, जो कि कितने वर्षों के बाद में व्यवहारिकता में लागू हो पाएगा? कुछ नहीं कहा जा रहा, न कहा जा सकता है। मोदी शाह की ब्रिगेड इस पर खामोश है और अगर कोई इस पर कुछ बोले तो सवाल पूछ ले। पहलगाम समेत ज्वलंत मुद्दों पर तो उसके खिलाफ में देशद्रोह का केस। देशद्रोह से याद आया कि मोदी जी तो खुद मुंबई अटैक के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। मनमोहन सरकार के टॉप 3 लोगों का इस्तीफा भी हो चुका था। आज इस्तीफा मांगने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इस्तीफा दीजिए गृह मंत्री जी, इस्तीफा दीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। मगर उस वक्त गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत 3 लोगों का इस्तीफा हुआ था, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गुजरात से मुंबई पहुंच गए थे। अखबारों में उस समय फुल पेज में एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी को वोट करने की अपील लिखी जा रही थी। आप गूगल करें, अभी इस वक्त अपना फोन उठाएं, उसमें आपको सारी तस्वीरें, सारे वीडियोस, सारी चीजें एक के बाद एक मिल जाएंगी दोस्तों। मगर एक ऐसा ही साहब का वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, जब क्या क्या सवाल वो नहीं पूछ रहे थे। आज न सिर्फ वो बल्कि सत्ता पक्ष का चरण वंदना करने वाला डॉगी पालतू मीडिया भी कह रहा है सवाल पूछना देशद्रोह है, मत पूछिए भी। मगर आप देखिए साहब का कुछ वैसा ही एक वीडियो, किस अंदाज में, किस तरीके से उन्होंने डंके की चोट पर एक तरफ आतंकियों से मुठभेड़ और दूसरी तरफ उनके सवालों की बारिश। अखिलेश की सेना की प्रिया सरोज ने पोस्ट किया, सुनिए, बड़ा मजेदार है साहब का वीडियो। इन सारे वीडियोस को बीजेपी छुपा रही थी मगर लीक हो ही गया, सुनिए। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है,
राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ से आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है, उनके पास जवाब नहीं था। और इस बीच में दोस्तों, प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बयान पोस्ट करते हुए लिखा, संसद में हमने कहा था कि हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे, हमने ये भी कहा था कि 50% की कृत्रिम दीवार भी तोड़कर हटाएंगे, ये हमारा विजन है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि यह कब तक होगा। तेलंगाना की जातीय जनगणना ब्लूप्रिंट बन सकती है, जातीय जनगणना पहला कदम है, हमारी संस्थाओं में कितनी भागीदारी ही अगला कदम है। हम चाहते हैं जातीय जनगणना इस देश में आगे बढ़े। हमने एक और चीज कही थी, निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हो, हम चाहते हैं बीजेपी सरकार इसे लागू करना शुरू कर दे। और इस वीडियो में, इस बयान में क्या कुछ कहा गया था राहुल, आज कहा जा रहा है कि साहब ये तो बीजेपी का श्रेय है, ये तो बीजेपी को श्रेय मिलेगा, मगर इतिहास गवाह रहा है, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, उसका फायदा उन्हें नहीं मिला। फायदा मिला जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, फायदा मिला जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। ऐसे में सुनिए राहुल गांधी को। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है, और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है,
ऑलरेडी कानून है और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जबकि देश में सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार के जरिए एक बड़ा ऐलान तो कर दिया गया, मगर उसके पार्लर दूसरी तरफ जो तस्वीरें देश में इस वक्त हैं, उसे ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय तो छोड़िए, न्याय कहीं बीच में अधर में लटका हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।